हेलो स्टूडेंट, इन आवर इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक्स क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 से, और इसका हमारा जो सेकंड चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो हमने लास्ट क्लास में आपको इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, की कंसेप्ट है, उसके बारे में स्टडी कराया। अब इससे रिलेटेड जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स या अदर कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो आज हम अपनी इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर रिलेटेड एग्रीगेट कॉन्सेप्ट और अदर रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ नेशनल एग्रीगेट। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं नेशनल इनकम क्या है ना। उसके बाद हम उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो नेशनल इनकम में एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं? नेशनल इनकम, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country by its normal residents during a period of 1 year. मीन्स नेशनल इनकम में हम जो स्टडी करते हैं या हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा एक साल के अंदर उत्पादित की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है: ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड थर्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, ये क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी या ये कहें इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि आई थिंक दिस इज़ पॉलिटिकल फ्रंटियर, या ये कहे कि राजनीतिक जो सीमाएं हैं वही होगा। बट इन इकोनॉमिक्स इसका मीनिंग क्या है, पढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ ए जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। या ये कहें कि एरिया ऑफ ऑपरेशन जनरेटिंग डोमेस्टिक इनकम, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन गुड्स एंड कैपिटल। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी वो जोग्राफिकल टेरिटरी है जिसको एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और जहाँ पर वहाँ के लोग और गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल सब फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं या होते हैं। या ये कहें कि ऐसा डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जनरेट करने का, डोमेस्टिक इनकम जनरेट करने का वो एरिया है जहाँ पर गुड्स, सर्विसेज या पर्सन्स या कैपिटल, इन सभी की फ्रीली सर्कुलेशन होती है या इनके सर्कुलेशन की फ्रीडम है। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है किसी देश की सीमाओं के अंदर वहाँ के लोगों और गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल का फ्री मूवमेंट। ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड्स ships and aircraft owned and operated by the normal residents between two or more countries. For example, Air India. शिप्स या एयरक्राफ्ट जो किसी एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं 2 या 2 से अधिक देशों में, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, एयर इंडिया के जहाज जो दूसरी कंट्रीज में भी तो ऑपरेट करते हैं, वहाँ भी तो जाते हैं, है ना। तो जो एयर इंडिया है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। सिमिलरली सिंगापुर एयरवेज या सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस अगर जापान जाती है या चाइना जाती है या अमेरिका जाती है तो जो सिंगापुर एयरवेज है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? सिंगापुर होगी। सेकेंड पढ़ते हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री in the international waters where they have exclusive rights of operation. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international water of Indian Ocean. देखिए, सिमिलरली जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, जो मछुआर वाले जहाज़ होते हैं बड़े वाले, या ऑयल या नेचुरल गैस के जो कुएँ होते हैं, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है पानी के अंदर जो ऑयल वगैरह निकालते हैं, तो वो जो है अगर किसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स उस कार्य को इंटरनेशनल वाटर में करते हैं या उन्होंने इंटरनेशनल वाटर में उसका एक्सक्लूसिव राइट ले रखा है, तो वहाँ की नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी।
जैसे इंडियन ओशियन में हमारे जो इंडियन फिशिंग बोट्स हैं वो ऑपरेट करती हैं, ठीक है ना, जबकि इंडियन ओशियन क्या है, एक इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन इंडिया ने एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हुए हैं, इसलिए वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। नाउ इट इज़ क्लियर। नाउ थर्ड वन इज एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। सिमिलरली किसी देश की एम्बेसी दूसरे देश में होती है ना, सभी देशों की होती है दूसरे देशों में। सिमिलरली कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो विदेशों में है, तो वो जो ऑफिस हैं, एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो दूसरे देशों में है किसी देश के, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। सपोज इंडियन एम्बेसी है ना जापान के अंदर, तो वो इंडियन एम्बेसी जो जापान के अंदर है वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको शामिल नहीं करते हैं। नंबर 1, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन ए कंट्री। देखिए हमने पढ़ा है कि जो हमारे देश की एम्बेसीज दूसरे में है, दूसरे देशों में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली उसका अपोजिट, अगर विदेशों की हमारे देश में डोमेस्टिक कोई एम्बेसी है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है बल्कि किसकी है, फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकेंडली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, IMF, UNO लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इसी तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है, IMF है, UNO है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये किसी देश की जोग्राफिकल बाउंड्रीज में लोकेटेड है तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत नहीं आती। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था, पहला था डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम में, और दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट इज ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन दैट कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक इन दैट कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट वह व्यक्ति या इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन है जो किसी देश में रहता भी है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश के अंदर लाई करते हैं, ठीक है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? नंबर 1, द रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी उस देश की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, सीमा है, उसमें वो रहता है, पहली बात। दूसरा, वो जो रेजिडेंट है ये कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्निंग, स्पेंडिंग, एकोमोडेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, और उसी देश में रहते हुए वो अर्निंग भी करता है, स्पेंडिंग भी करता है और एकोमोडेशन भी करता है, यानी उसी देश में रहता भी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसी देश में करता है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, इसका मतलब उसका जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो वही उसी देश में है जिस देश में वो रहता है, जिस देश में वो काम करता है। आई थिंक दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा चल रहा है नॉर्मल रेजिडेंट का, इसमें हमने पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। अब नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में कौन नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में तो जो बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं ना, टूरिस्ट भी होते हैं, विजिटर्स भी होते हैं, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं? अब पढ़ते हैं इसी में कि कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते, हु आर नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। नंबर 2, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। सिमिलरली फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी है, उसका स्टाफ है, उसके ऑफिशियल्स हैं या उसके डिप्लोमेट्स हैं या आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं, विदेशी कंपनियों, ये विदेशों के, दूसरे देशों के, वो हमारे किस में नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। उनके जो लोग हैं, उनमें जो काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल एरिया के रेजिडेंट कहलाते हैं, ना कि उस देश के। फोर्थ वन, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तो उसके जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज़ जिस देश से बिलोंग करते हैं वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ठीक है, ना कि जिस देश में वो इंस्टीट्यूशन या UNO, WHO स्थित है,
इस्टेब्लिश हैं उस देश के नहीं होंगे, बल्कि जिस देश से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के एम्प्लॉय उस देश से होंगे। द फिफ्थ वन इज क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इन लेस देन 1 ईयर। सिमिलरली कोई फॉरेन वेसल है, कोई समुद्री जहाज है, बेड़ा है जो दूसरे देश से आया है, या कमर्शियल ट्रैवलर्स भी आते हैं, सीजनल वर्कर्स भी आते हैं, ठीक है, और वो किसी देश में आकर 1 साल से कम समय के लिए रुकते हैं, वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। कंडीशन है कि वो उनका स्टे जो है लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हमारे देश के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है तो उसमें जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी कमर्शियल कंपनियाँ अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर इंडिया में आती हैं, बट दे स्टे हियर अबाउट 1 मंथ और 2 मंथ, 1-2 महीने के लिए मुश्किल से वहाँ रुकती हैं इंडिया में, और उसके बाद वो चले जाते हैं, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉर्डर वर्कर्स who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in other countries। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जो काम करते हैं और जो उनको रेगुलर बेस पर बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, अब देखिए हमने पढ़ा रेजिडेंट, एक कंसेप्ट होता है सिटीजन, है ना। तो रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस है, ये कहें कि रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। रेजिडेंट मतलब निवासी, मीन्स रेजिडेंट का मतलब है यू आर लिविंग देयर, कि आप वहाँ रह रहे हैं, और सिटीजनशिप का मतलब है यू आर द मेंबर और यू आर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, आप किसी देश के नागरिक हैं। तो पढ़ते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप इज ए लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम ए सिटीजन। देयर आर 2 ways ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। देखिए जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कंसेप्ट है, कानूनी कंसेप्ट है। किस तरह से कि ये 2 तरह से मिलता है, या तो लीगली आप बाय बर्थ आपको मिलता है, या कानून आपको अलाउ करता है सिटीजनशिप के लिए, तब आपको मिलता है। तो इसके क्या कंडीशन है, देयर आर 2 ways ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। नंबर 1, व्हेन ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। अगर कोई देश में, हमारे देश में जन्म लेता है तो वहाँ उसे इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाती है। सेकेंडली, व्हेन ए पर्सन अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप इन इंडियन लॉ एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। या कोई व्यक्ति जो फॉरेनर है हमारे देश की सिटीजनशिप के लिए परमिशन मांगता है, या ये कहें कि अप्लाई करता है, और इंडियन लॉ उसे परमिशन देता है, अलाउ करता है सिटीजनशिप के लिए, तब उसे सिटीजनशिप मिल जाती है लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत। यानी कानूनी प्रोविजंस जो दिए हैं उसको अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 2 तरीके हैं, एक बाय बर्थ और एक बाय लीगल प्रोविज़न। ओके, नाउ ये तो हुआ सिटीजनशिप। रेजिडेंटशिप हमने पहले ही पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए पर्सन if a person normally reside in that country for a period more than 1 year and his center of economic interest lies in that country। तो रेजिडेंटशिप क्या है कि कोई व्यक्ति जब किसी देश में 1 से ज़्यादा साल रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करता है, तो वो रेजिडेंटशिप कहलाती है। तो ये हुई रेजिडेंटशिप की डेफिनेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम से रिलेटेड देखिए 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं, यानी नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 2 कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम को हम 2 तरह से काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक तो नेशनल प्रोडक्ट के तौर पर, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तौर पर। अब इनमें क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है वो थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए नंबर 1, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। देखिए पहली बात, कोई प्रोडक्शन यूनिट किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा हो चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा हो, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जो किसी देश में चल रही है, चाहे रेजिडेंट चला रहे हैं चाहे नॉन रेजिडेंट चला रहे हैं, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। नाउ नेशनल प्रोडक्ट क्या है। The national product concept based on resident and includes their contribution to the production both within and outside the economic territory। जो नेशनल प्रोडक्ट है
वो केवल रेजिडेंट्स है। देखिए मैंने बताया डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों तरह से जो भी प्रोडक्शन किसी देश की सीमा में हो रहा है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन किसी देश के रेजिडेंट अपने देश में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या अपने देश का प्रोडक्ट अपने देश में बेच रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो कहलाता है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द कंट्री। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ, अगर इसको हम एक एज ए फॉर्मूला देखें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, या ये कहें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नॉन रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, और यू कैन से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें जो रेजिडेंट के द्वारा इंटरनेशनली जो भी इनकम या जो भी प्रोडक्ट विदेशों में बेच कर इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, उसको ऐड करना है। और जो नॉन रेजिडेंट हैं उस देश के नहीं है, ठीक है, और वो हमारे देश से या कहें कि डोमेस्टिक कंट्री में जो जिस देश में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से कमा कर अपने देश ले जाते हैं, उसको माइनस करना है। मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से कमाकर हमारे देश के लोग ला रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, और जो विदेश के लोग हमारे देश से ले जा रहे हैं अपने देश में उसको माइनस कर दीजिए। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हुआ हमारा नेशनल प्रोडक्ट। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए ये जो हम कंसेप्ट जो हम इतना बारीकी से पढ़ रहे हैं बहुत ही, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन रियल में करेंगे या नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है, और हमारा न्यूमेरिकल इन्हीं चीज़ों से बेस होंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम एज द नेम सजेस्ट, फैक्टर को मिलने वाली इनकम। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर्स ने जो अपनी सर्विस दी है उससे जो उसको इनकम हुई है वो इनकम उसकी फैक्टर इनकम है। ये हम कई बार आपको पहले भी कंसेप्ट को समझा चुके हैं। अब फैक्टर इनकम एक्चुअली इस कंसेप्ट में है क्या चीज़ें? नंबर 1, फैक्टर पेमेंट इज़ रिसीव्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। पहली बात, फैक्टर जो पेमेंट है वो फैक्टर सर्विसेज के लिए मिलती है, और फैक्टर कोई भी हो सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सेकंड, इट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है वो उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, फैक्टर इनकम इज़ ए अर्निंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम प्रोडक्शन सर्विस देने की वजह से हमारी अर्निंग है, इसलिए वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। सेकंड, एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वेजिस, लेबर को मिलता है वेजिस, ठीक है, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब पढ़ते ट्रांसफर इनकम क्या है। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जिसके बदले में हमें कुछ करना नहीं पड़ता। सिंपल सी भाषा में कहें, लैंग्वेज में कहें तो जिसके बदले में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा वो, और हमें वो इनकम जो मिल रही है वो इनकम हमारी ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, इसका मतलब वो एक तरफ से मिलती है, सिर्फ मिलेगी, आपको करना कुछ नहीं उसके लिए, तो इट इज़ यूनिलेटरल, वन साइडेड है। सेकंड, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड वर्ड, इट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। और ट्रांसफ़र इनकम हमें डोमेस्टिक कंट्री से भी मिल सकती है, बाहर से भी मिल सकती है। एंड द फोर्थ वन इज़ ट्रांसफ़र इनकम इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ट्रांसफ़र इनकम एक रिसिप्ट है जिसमें हमें केवल रिसीव होता है, ठीक है, ये हमारी इनकम नहीं, तो एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, अर्निंग नहीं है हमारी, है ना, ये हमारा रिसिप्ट कंसेप्ट है, अर्निंग कंसेप्ट नहीं है। इसके बदले किसी चीज़ को हमने फैक्टर सर्विस दे के अर्न नहीं किया है, बल्कि हमें मिली है, इसलिए हमारी रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, टैक्सेस,
रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलता है उसके बदले में गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्शन कोई फैक्टर थोड़ी देना होता है ना। सिमिलरली गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कुछ प्रोडक्ट पर, तो उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ लेती थोड़ी है। दैट्स वाई दे आर ट्रांसफर इनकम। क्लियर। सो फैक्टर इनकम जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर को भी इनकम मिलती है, और ट्रांसफ़र इनकम जिसके बदले में इन रिटर्न हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर कि हमारा जो ट्रांसफ़र इनकम है या ट्रांसफ़र रिसिप्ट है वो कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, है ना। उसको मैंने थोड़ा डिफरेंसेस के तौर पे समझाया ताकि आप इजीली इनको कंपेयर भी कर सको। वन इज़ करंट ट्रांसफ़र, सेकेंड इज कैपिटल ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र, व्हाट इज़ करंट ट्रांसफ़र? करंट ट्रांसफ़र आर मेड आउट ऑफ इनकम, इनकम से होते हैं करंट ट्रांसफ़र। सेकेंड कैपिटल ट्रांसफ़र क्या है? कैपिटल ट्रांसफ़र आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। इसका जो सेकेंड डिफरेंस है, करंट ट्रांसफ़र आर रेगुलर, कैपिटल ट्रांसफ़र आर इरेगुलर इन नेचर। थर्ड वन, करंट ट्रांसफ़र आर मेड फॉर कंजम्पशन पर्पस, और कैपिटल ट्रांसफ़र में कैपिटल ट्रांसफ़र आर मेड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। पहली बात मैंने कहा एक करंट ट्रांसफ़र है, ठीक है, मेड आउट ऑफ इनकम, यानी इनकम से हमें इनको देना पड़ता है। जैसे गिफ्ट हम किसे देते हैं, किसी को देते हैं तो इनकम से देते हैं। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता जिसको हम बोलते हैं, या ओल्ड एज पेंशन देती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है और गवर्नमेंट उसी में से देती है, और ये रेगुलर बेसिस पर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये किस लिए दिए जाते हैं, ताकि लोग अपना जो बेसिक कंजम्पशन है वो कर सके, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं। सिमिलरली कैपिटल में, कैपिटल भी जो मैंने बताया कि वो वेल्थ की वजह से दिए जाते हैं और इरेगुलर होते हैं, हमेशा नहीं होते, ऐसा नहीं हर बार देना है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हर महीने मिल रही है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होती है, फॉर एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स और वार डैमेजेस एक्सेट्रा। जैसे कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, सपोज किसी आपकी प्रॉपर्टी जो 10 लाख की है और वहाँ उसे जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, वहाँ हाईवे को एस्टेब्लिश हो जाता है, निकल जाता है, या ये कहिए कि वहाँ मेट्रो ट्रेन का शुरुआत हो जाती है, तो एरिया जो डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है जो 10 लाख जिसका वैल्यू था वो बढ़कर 50 लाख हो गया। तो सोचिए अगर आपकी प्रॉपर्टी का जो गेन है उसमें आपने कुछ नहीं किया, वहाँ एरिया डेवलप होने की वजह से कैपिटल गेन हुआ आपको, हुआ ना, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा जिसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। वो किस लिए देना पड़ा, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो कैपिटल गेन टैक्स एक कैपिटल ट्रांसफ़र कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। देखिए नेट जहाँ भी वर्ड आए ना, कैलकुलेशन अभी हम करेंगे आगे चल के, नेट का मतलब कुछ माइनस होकर निकलता है वो नेट निकलता है, समथिंग टू बी डिडक्टेड देन इट बिकम्स नेट, है ना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर imposed by the government on the production and sale of goods and services, for example GST। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो सरकार के द्वारा प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, लाइक जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होते हैं? सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। एक तरह का इकोनॉमिक असिस्टेंट है, ये असिस्टेंस है, यह कहें कि एक आर्थिक सहायता जो सरकार द्वारा किसी फर्म या व्यक्तियों को दिया जाता है जनरल वेलफेयर के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए, तो वो कहलाती है सब्सिडीज़। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट। एलपीजी सिलेंडर पर हमें सब्सिडी मिलती है, आप सभी जानते होंगे, आपके घर में सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, उसकी फुल पेमेंट ली जाती है जो भी उसका प्राइस है, लेकिन उसका जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है ना, तो वो कहलाती है सब्सिडी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक तरह का एक इकोनॉमिक असिस्टेंस है, एक आर्थिक सहायता है लोगों की वेलफेयर के लिए जो किया जाता है।
उसके बाद देखिए हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे उसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब ये क्या है, इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और आप समझिए इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके कंट्रीब्यूशन जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हो उसके लिए जो खर्चा हुआ है या जो एक्सपेंडिचर हमें प्रोडक्शन को करने में हुआ है वो फैक्टर कॉस्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं, है ना। तो जो भी अमाउंट हमने पे किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में या किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमें खर्चा करना, एक्सपेंडिचर करना पड़ा है, पेमेंट करनी पड़ी है, वो सब कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? कि एग्जाम्पल भी दिया उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। पहले पढ़ते हैं मार्केट प्राइस क्या है, इसकी डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस मार्केट में सोल्ड होती है, बिकती है, वो उसका मार्केट प्राइस है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन हेडफोन इज ₹500 एंड गवर्नमेंट लेवीज GST of 10%, then the price of headphone will increase to ₹550 ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए एक हेडफोन है जिसका रेट है और जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹500, उस पर गवर्नमेंट ने 10% GST लगा दिया, तो उसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 550, है ना। तो ये 550 क्या है? ये इसकी फैक्टर कॉस्ट है, सॉरी 500 तो इसकी फैक्टर कॉस्ट है और 50 इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस में जुड़ गया है। तो 500 जो थी वो फैक्टर कॉस्ट थी और 50 इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सपोज या इफ़ द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी ऑफ ₹10, देन द प्राइस ऑफ, ये हेडफोन है, स्पीकर नहीं है, हेडफोन विल फॉल टू ₹540 ड्यू टू सब्सिडी। तो इस सब्सिडी की वजह से 10 रुपये की जो सब्सिडी दी गई है उससे जो प्राइस हो गया 540 हो गया। तो ये जो 10 रुपये हैं ये सब्सिडी है और जो 540 अब लास्ट प्राइस जो बचा वो है मार्केट प्राइस जिस पर ये सोल्ड होगा मार्केट में। सो दिस इज़ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को अगर एक फॉर्मूले के तौर पर देखें तो फैक्टर कॉस्ट प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए माइनस जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, तो वो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा था हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो NIT है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इज दैट क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है? NFIA। It refers to the difference between the factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। देखिए जो फैक्टर इनकम हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाया है, अर्न किया है, या हमारे देश से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने फैक्टर इनकम कमाया उसका जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द इनकम earned by the normal resident of a country from the rest of the world in the form of wages, salaries, rent, interest, dividend, retained earning, etc. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है हमारे देश के रेजिडेंट ने विदेशों से जो वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड या रिटेंड अर्निंग के रूप में जो भी कमाकर हमारे देश में लाए हैं वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। सिमिलरली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है? इज़ द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट of other countries for their factor services within the economic territory of a country। यानी हमारे देश के अंदर जो विदेश के जो नॉर्मल रेजिडेंट थे उन्होंने हमारे देश के अंदर जो भी फैक्टर सर्विसेज दी उसके बदले में जो भी हमने उन्हें पेमेंट की या जो भी उनकी इनकम हुई वो कहलाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी जो हमारे देश से कमा कर ले गए फॉरेनर्स या फॉरेन रेजिडेंट्स वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, और जो हमारे देश के रेजिडेंट ने विदेशों से कमाकर हमारे देश में लाए वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है। और उन दोनों का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की, है ना। तो नेशनल इनकम क्या है? ये हमने पहले भी पढ़ा था।
यहाँ हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फिर से बता देते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो नेशनल इनकम क्या हो गई हमारी? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। और NFIA के मेन कंपोनेंट्स क्या है, यानी इसमें किन चीज़ों को हमने इंक्लूड किया गया है। नंबर 1, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को जो भी कंपनसेशन मिलता है वेजेस सैलरीज के रूप में वो। सेकंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, जो प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से इनकम होती है वो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम में कहलाती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाती है, उसके कंपोनेंट्स में काउंट होती है। या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है मालिकाना हक जो हमें मिलता है। थर्ड वन इज नेट रिटेन्ड अर्निंग is the difference of the earning resident companies located abroad and retained earning of the non-resident company located in the domestic territory of a country। ये कह सकते हैं कि जो retained earning है, retained earning by the resident of a resident companies, हमारे देश की जो रेजिडेंट कंपनीज है अब्रॉड में, वो जो भी उनका जो अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग होती है या प्रॉफिट होता है वो, और जो विदेशी कंपनियां हैं डोमेस्टिक कंट्री में उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग है, उनकी जो प्रॉफिट है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में शामिल होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, द बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के अदर कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर द डे।